नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हम्म। एक होनहार, समझदार नौजवान जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा भी है, आखिर आखिर वो एक क्रूर हत्यारा कैसे बन जाता है? और यही यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाने के लिए आज हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के कालजयी उपन्यास अपराध और दंड के पन्नों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस उपन्यास का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत सारांश है और हमारा मिशन है इसके नायक रोडियन रास्कलोनिकोव के दिमाग के अंदर झांकना। और ये समझना कि उसे इस अंधेरे रास्ते पर किस चीज ने धकेला। हाँ, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें ये किरदार सांस ले रहा था। सही। दोस्तोयेव्स्की ने ये उपन्यास 1865-66 में लिखा था और वो दौर उनके लिए आप कह सकते हैं बेहद मुश्किल था। अच्छा। वो खुद जुए के कर्ज में डूबे हुए थे, अपने भाई का परिवार की जिम्मेदारी भी उन पर थी। ओ। तो ये जो गरीबी और लाचारी की घुटन है वो दोस्तोयेव्स्की की अपनी जिंदगी का हिस्सा थी। ये एक दिलचस्प बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास में जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर दिखाया गया है, हाँ, वो तंग गलियां, ताबूत जैसे छोटे कमरे, हर तरफ गरीबी और हताशा, बिल्कुल। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि खुद एक किरदार है जो लोगों को अपराध की तरफ धकेलता है। बिल्कुल। वो शहर एक प्रेशर कुकर की तरह है और इसी प्रेशर कुकर में सिर्फ गरीबी ही नहीं उबल रही थी, बल्कि नए नए खतरनाक विचार भी पनप रहे थे। कैसे विचार? उस दौर में रूस में शून्यवाद यानी निहिलिज्म जैसी विचारधाराएं जोर पकड़ रही थी। कुछ नौजवान विचारक ये कह रहे थे कि पुरानी नैतिकता, धर्म और परंपराएं सब बेमानी हैं। मतलब कोई सही गलत नहीं है। हाँ, अगर भगवान नहीं है तो सही और गलत के सारे नियम इंसानों के बनाए हुए हैं और उन्हें तोड़ा जा सकता है। और इसी माहौल में, इसी प्रेशर कुकर में सांस ले रहा था हमारा नायक रोडियन रोमानोविच रास्कोल्निकोव। हाँ। कौन था ये नौजवान? वो एक पूर्व छात्र था, बहुत होशियार, लेकिन गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था। वो अपने ताबूत जैसे कमरे में अकेला पड़ा रहता था, दुनिया से कटा हुआ। और इसी अकेलेपन और हताशा में उसके दिमाग में एक खतरनाक सिद्धांत जन्म लेता है। एक सिद्धांत? हाँ, वो एक लेख लिखता है जिसमें वो कहता है कि दुनिया में इंसान दो तरह के होते हैं, साधारण और असाधारण। साधारण और असाधारण, इसका क्या मतलब हुआ? साधारण लोग मतलब हम और आप जैसे लोग, जिनका काम है नियमों का पालन करना और दुनिया की आबादी बढ़ाना। ठीक है। लेकिन फिर आते हैं असाधारण लोग, जैसे नेपोलियन। ये वो लोग हैं जो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाते हैं, नए कानून बनाते हैं। अच्छा। और अपने महान मकसद को पूरा करने के लिए अगर उन्हें पुराने नियमों को तोड़ना पड़े, खून बहाना पड़े, तो उन्हें इसका पूरा अधिकार है। मतलब उनका ज़मीर उन्हें इसकी इजाजत देता है? हाँ, उनका ज़मीर उन्हें इसकी इजाजत देता है। तो वो सिर्फ पैसे के लिए हत्या करने की नहीं सोच रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद को एक तरह का नेपोलियन साबित करना चाहता था। हाँ, एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। यही उपन्यास का दिल है। और ये सिर्फ 19वीं सदी का विचार नहीं है, आज भी हम इसे देखते हैं। सही। जब कोई ये मानता है कि उसका मिशन, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो, कोई राजनीतिक आंदोलन हो या कोई कला, इतना महान है कि उसे सामान्य नैतिक नियमों को तोड़ने का अधिकार मिल जाता है। दोस्तोयेव्स्की इसी खतरनाक सोच की जड़ पर हमला कर रहे थे कि जब इंसान खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है तो क्या होता है। वो खुद से क्या सवाल करता है? रास्कोल्निकोव खुद से सवाल करता है, क्या मैं एक जू हूं जैसे बाकी सब हैं, या मैं एक इंसान हूं? क्या मैं लांघ सकता हूं या नहीं? वे एक बेकार जू समझता है जो गरीबों का खून चूसती है। बिल्कुल। उसका तर्क है कि उसे मारकर उसके पैसे से हजारों लोगों का भला किया जा सकता है। लेकिन जब वो इस विचार से जूझ रहा होता है, तब दो घटनाएं उसे इस योजना की तरफ और तेजी से धकेल देती हैं। हाँ, ये दो घटनाएं उसके, आप कह सकते हैं, अमूर्त सिद्धांत को एक ठोस इरादे में बदल देती हैं। कौन सी घटनाएं? पहली घटना है एक शराब खाने में उसकी मुलाकात। अच्छा। मार्मेलादोव नाम के एक शराबी क्लर्क से होती है। मार्मेलादोव उसे अपनी दुखद कहानी सुनाता है, कैसे उसकी शराब की लत ने उसका परिवार बर्बाद कर दिया और अब उसकी बेटी सोनिया परिवार का पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ति कर रही है। मार्मेलादोव का एक संवाद है जो दिल में चुभ जाता है। हाँ। गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन भीख मांगना वो गुनाह है। इस मुलाकात का रास्कोलिनोव पर क्या असर होता है? ये उसे पीड़ा और बलिदान का सबसे घिनौना रूप दिखाता है। सोनिया का बलिदान उसे अंदर तक हिला देता है। और ठीक इसी के बाद उसे अपनी माँ का एक खत मिलता है। वो खत दूसरी घटना है। हाँ, उस खत में लिखा है कि उसकी बहन दुनिया परिवार को गरीबी से निकालने के लिए
एक अमीर लेकिन घटिया आदमी लूजन से शादी कर रही है। यानी दुनिया भी सोनिया की तरह ही अपने परिवार के लिए खुद को कुर्बान कर रही है। बिल्कुल। और रास्कलेनोव को दुनिया का ये सम्मानजनक बलिदान सोनिया के अपमानजनक बलिदान से अलग नहीं रखता। उसे दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ, उसे लगता है कि दोनों ही औरतें खुद को बेच रही हैं। वो अपनी खातिर दिए जा रहे इस बलिदान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका गुस्सा उसे अंधा कर देता है। उसे लगता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो उसे कुछ करना होगा, और वो भी फौरन। उसका सिद्धांत अब सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि अपने परिवार को बचाने का एकमात्र रास्ता लगने लगता है। लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज है जो उसे रोक रही थी, बिल्कुल। जो उसे रोक रही है। हत्या की योजना के बीच उसे एक सपना आता है ना। हाँ, और ये उपन्यास के सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक है। अच्छा। वो सपना देखता है कि वो एक बच्चा है और देख रहा है कि कुछ शराबी किसान एक कमजोर बूढ़ी घोड़ी को बेरहमी से पीट-पीट कर मार डालते हैं। ओह। सपने में बच्चा रस्कोल्निकोव रोता है, उस घोड़ी को बचाने के लिए दौड़ता है, उसे चूमता है। यानी एक तरफ उसका दिमाग उसे हत्यारा बनने के लिए तर्क दे रहा था, और दूसरी तरफ उसका दिल, उसका बचपन उसे रोक रहा था। हाँ, ये तो जबरदस्त अंदरूनी कश्मकश है। यही तो संघर्ष है। ये सपना उसके बौद्धिक सिद्धांत और उसकी सहज मानवीय करुणा के बीच की लड़ाई है। सपने से जागने के बाद वो अपनी योजना से नफरत करने लगता है। वो कहता है, हे भगवान, क्या मैं सच में कुल्हाड़ी उठा सकता हूँ? नहीं, ये सब बकवास है। उसे लगता है कि उसने इस भयानक विचार को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। हाँ, उसे यही लगता है। एक मिनट, अगर वो सपना उसे अंदर से इतना हिला देता है, तो फिर अगले ही दिन वो हत्या के लिए तैयार कैसे हो जाता है? क्या वो सपना नाकाफी था? नहीं, नाकाफी नहीं था। या वो उसे नजरअंदाज कर देता है? वो उसे नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन नियति या कहिए संयोग एक ऐसा खेल खेलता है कि उसकी सारी हिचकिचाहट खत्म हो जाती है। कैसे? अगले दिन वो बाजार से गुजरते हुए संयोग से सुन लेता है क्या? कि सूदखोर बुढ़िया अगले दिन शाम 7 बजे घर पर अकेली होगी। बस? हाँ, ये सुनना था कि उसके दिमाग में सब कुछ बदल गया। तो वो इसे किस्मत का इशारा मान लेता है। हाँ, उसे लगता है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड उसे एक संकेत दे रहा है। और उसकी झिझक खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जो पहले एक बौद्धिक विचार था, एक नैतिक संघर्ष था, अब वो नियति का आदेश बन जाता है। और वो अपराध कर डालता है। हाँ, वो कर डालता है। लेकिन यहीं से दोस्तोयेव्स्की की कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। सही। उपन्यास का नाम अपराध और दंड है, और अपराध तो पहले हिस्से में ही हो जाता है। सही कहा। असली कहानी तो दंड की है। तो क्या होता है अपराध के बाद? क्या उसे वो आजादी मिलती है जो वो चाहता था? बिल्कुल नहीं। उसे आजादी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जेल मिलती है। जेल? हाँ। हत्या करने के बाद उसे पैसे या ताकत का कोई एहसास नहीं होता। उसे सिर्फ एक चीज महसूस होती है, अकेलापन। अकेलापन? उसे लगता है जैसे उसने अपने और बाकी पूरी इंसानियत के बीच एक कैंची चला दी है। वो अपनी माँ और बहन से बात नहीं कर पाता, उनके प्यार को महसूस नहीं कर पाता। यही उसका असली दंड है। तो उसे कानून का डर नहीं है, बल्कि इंसानों से दूर हो जाने का डर है। उसे कानून का डर भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे अपने जमीर की अदालत का डर है। अच्छा। वो बीमार पड़ जाता है, बार बार बेहोश होता है, उसे हर आहट पर लगता है कि कोई उसे पकड़ने आ रहा है। और इसी मनोवैज्ञानिक खेल में? हाँ, इसी खेल में एंट्री होती है उपन्यास के एक और शानदार किरदार की, जासूस पोर्फिरी पेत्रोविच। हाँ, वो जासूस जो सब कुछ जानता है पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल। पोर्फिरी उसके साथ एक दिमागी खेल खेलता है। वो उससे सीधे सीधे कुछ नहीं पूछता। वो उससे उसके असाधारण व्यक्ति वाले लेख पर चर्चा करता है, उससे मनोवैज्ञानिक सवाल पूछता है, और धीरे धीरे उसे उसी के तर्कों के जाल में फंसाता जाता है। एग्जैक्टली। पोर्फिरी जानता है कि रास्कोल्निकोव का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। उसका अपना जमीर ही उसे कबूल करने पर मजबूर कर देगा। तो एक तरफ पोर्फिरी का मनोवैज्ञानिक दबाव है और दूसरी तरफ अकेलापन। हाँ। इस घुटन से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर आता है? एक रास्ता है, और वो रास्ता उस इंसान के पास है जिसे वो समाज में सबसे गिरा हुआ मानता था, सोनिया मार्मेलादोवा। अच्छा। अपराध करने के बाद रास्कोल्निकोव किसी और के पास नहीं, बल्कि सोनिया के पास जाता है। उसे लगता है कि सोनिया भी एक पापी है, तो शायद वो उसे समझेगी। लेकिन सोनिया का पाप और उसका अपराध तो बहुत अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। सोनिया ने दूसरों के लिए खुद को कुर्बान किया है, जबकि रास्कोल्निकोव ने अपने अहंकार के लिए दूसरों की जान ली है। जब रास्कोल्निकोव उसे अपना जुर्म कबूल करता है, तो सोनिया घृणा करने की बजाय उस पर दया करती है, रोती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसे रास्ता दिखाती है। हाँ, वो कहती है, जाओ चौराहे पर खड़े होकर जमीन को चूमो और पूरी दुनिया का सामने चिल्लाकर कहो, मैंने हत्या की है। वो उसे पश्चाताप का रास्ता दिखाती है, गर्व का नहीं। हाँ,
वो उसे ईश्वर और मानवता में विश्वास का रास्ता दिखाती है। उसका तर्क है कि पीड़ा को स्वीकार करने और पश्चाताप करने से ही आत्मा को शांति मिल सकती है। और रास्कोल्निकोव? रास्कलनिकोव का बुद्धिवादी दिमाग इस बात को फौरन स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन सोनिया की निस्वार्थ करुणा और प्रेम धीरे धीरे उसके अहंकार की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और अंत में वो आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी को देखें तो रास्कोल्निकोव का असली दंड क्या था? साइबेरिया की जेल या कुछ और? साइबेरिया की जेल तो बस एक कानूनी प्रक्रिया थी। उसका असली दंड वो मनोवैज्ञानिक नरक था जो उसने हत्या के पल से ही अपने लिए बना लिया था। वो दंड था अपनी ही इंसानियत से कट जाना। सही। दोस्तोयेव्स्की ये दिखा रहे हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो खुद को कितना भी असाधारण क्यों न समझ ले, मानवता के नैतिक नियमों को तोड़कर सुकून से नहीं जी सकता। अपराध आपको आजाद नहीं करता। नहीं, वो आपको आपके ही अंदर कैद कर देता है। और शायद सोनिया के जरिए वो ये भी दिखा रहे हैं कि उस कैद से बाहर निकलने का रास्ता दिमागी तर्कों में नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और विश्वास में है। बिल्कुल। अंत में श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जरूर। रास्कोल्निकोव का मानना था कि असाधारण लोग कानून से ऊपर होते हैं, लेकिन उपन्यास यह सवाल पूछता है कि महानता की असली परीक्षा क्या है? एक जरूरी सवाल। किसी ऊंचे मकसद के लिए एक बेकार जान लेने की ताकत, या फिर सबसे गिरे हुए इंसान के लिए भी करुणा महसूस करने और उसे बचाने की मेंशलिकाइट, मतलब इंसानियत। वाह। शायद असली असाधारण व्यक्ति नेपोलियन नहीं, बल्कि सोनिया है।